नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द रियल स्टोरी के एक एपिसोड में। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। 16 से 20 फरवरी 2026 इस पूरे पीरियड के बीच में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जो कुछ हुआ है उसे दुनिया इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के रूप में जानती है। लेकिन एक सवाल जो रह रहे कि गूंज रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें तो आई हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड एआई समिट इंडिया 2026, कि भारत में जो इस तरह का समिट हुआ है उसके पीछे क्या वजह है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। ऐसा कहा जा रहा है कि विदेशी टेक जायंट्स के लिए भारत को सस्ता डेटा सेंटर हब बनाने का एक बड़ा प्लान है। भारत के पास सस्ती जमीन है, सस्ती बिजली है, भरपूर पानी है, सस्ता लेबर है, जबकि एआई मॉडल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और मुनाफा जितने भी जो टेक जायंट्स के है वो उनके पास रहेगा। तो टेक जायंट्स को इसमें बहुत भरपूर फायदा भी नजर आ रहा है। तो दोस्तों, आज हम ठीक इसी सीक्रेट की असली कहानी खोलेंगे। हम जवाब देंगे उन 5 बड़े सवालों के जिनका पूरा देश चर्चा कर रहा है, और इस वायरल वीडियो के हर पॉइंट को भी हम तथ्यों के साथ चेक करेंगे। सवाल यह है कि टेक कंपनियां भारत क्यों आ रही हैं, समिट कितनी सफल रही और इसका क्या असर पड़ेगा। कई तरह के सवाल भी उठे हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण सवाल है। साथ ही समिट को लेकर विदेशी लीडर्स, कंपनियां और टेक जायंट्स, इनकी क्या प्रतिक्रिया रही, क्यों टेक जायंट्स भारत को अपने नए वेंचर्स और सब्स्टिट्यूट ऑफिस के लिए चुन रहे हैं, जैसे कि विशाखापट्टनम में बन रहा है गूगल का ऑफिस। और सबसे जरूरी सवाल कि पानी की उपलब्धता जो जरूरत है वो टेक कंपनियों के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, कि वे कितना पानी इस्तेमाल करते हैं और उनको कितने पानी की जरूरत पड़ेगी, इस पर भी एक बड़ा सवाल है और बहस भी है। तो चलिए शुरू करते हैं असली कहानी, द रियल स्टोरी। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इंडिया एआई समिट की। तो दोस्तों, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट चौथा ग्लोबल एआई समिट था, लेकिन पहला ऐसा समिट है जो ग्लोबल साउथ में आयोजित हुआ है। अलग अलग देशों में होता था, इस बार ग्लोबल साउथ में हुआ है। 88 देशों ने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं। पाकिस्तान और ताइवान शामिल नहीं हुए, लेकिन अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्राजील, यूरोपीय संघ सबने साथ दिया इस समिट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि एआई को ओपन स्काई दो, लेकिन कमान हमारे हाथ में रहे। डिजाइन इन इंडिया, डेवलप इन इंडिया, डिलीवर टू द वर्ल्ड। इथिक्स अनलिमिटेड हो, प्रॉफिट पर्पस के साथ चले। लेकिन कुछ लोगों का और भी मानना है, कुछ लोग अलग बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि असली खेल डाटा सेंटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का है। पश्चिमी देश अपने देश में पानी और बिजली बचाना चाहते हैं। प्रदूषण और रिसोर्स कंजम्पशन, ये जो चीजें हैं वो भारत में करवाना चाहते हैं। तो ये तो चीजें थर्ड वर्ल्ड कंट्री के नाम पर वो करते ही रहे हैं पहले से। क्या ये दावा पूरी तरह से सच है? आगे हम तथ्यों के साथ देखेंगे इसमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहला सवाल है कि टेक कंपनियां भारत क्यों आ रही हैं। यह कहना कि टेक कंपनियां भारत में यहां सिर्फ सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर चाहती हैं और टैलेंट नहीं चाहती हैं, यह बिल्कुल सच नहीं है। सच्चाई थोड़ी ज्यादा गहरी है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा युवा समूह है, अंग्रेजी बोलने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं, एआई रेडी वर्कफोर्स है, हर साल लाखों के इंजीनियर निकल रहे हैं, 1.4 अरब की आबादी है, यूपीआई, आधार, ओएनडीसी जैसी वर्ल्ड क्लास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। एआई एप्स को स्केल करने के लिए भारत एक परफेक्ट टेस्ट बेड भी है। तो भारत एक आदर्श जगह है एआई के लिए।
कॉस्ट एडवांटेज भी यहां कमाल का है। अमेरिका में एक एआई इंजीनियर को जो सैलरी मिलती है, भारत में उसका 1/3 वेतन मिलता है। तो इतना सस्ता है भारत के लिए वो। गवर्नमेंट के पुश इंडिया एआई मिशन के तहत 20,000 से ज्यादा जीपीएस पहले से एलोकेटेड है और आगे और जोड़ने की योजना है। डेटा लोकलाइजेशन, पीएलआई स्कीम, टैक्स बेनिफिट्स भी शामिल हैं। तो जियोपॉलिटिकली भी भारत एक स्वीट स्पॉट पर है, न कि यूएस का ब्लाइंड फॉलोअर्स, न कि चाइना का। भारत न्यूट्रल, डेमोक्रेटिक, स्टेबल है, एक स्थिरता है भारत में। तो नतीजा यह है कि कई कंपनियां आ रही हैं। रिलायंस और अडानी ने मिलकर $210 बिलियन, लगभग 17.5 लाख करोड़ रुपए का एआई और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर का वादा किया है। गूगल, अडानी विशाखापट्टनम में $15 बिलियन का सबसे बड़ा डेटा कैंपस प्लान कर रहे हैं। बहुत बड़ा है, $15 बिलियन मतलब बहुत बड़ी बात है। माइक्रोसॉफ्ट ने ग्लोबल साउथ के लिए $50 बिलियन का ऐलान किया है। यह बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन बात भी सही है कि ज्यादातर निवेश अभी कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। इसमें चिप्स, प्लेटफॉर्म्स, फाउंडेशन मॉडल्स अभी मुख्य रूप से अमेरिका और चीन के पास है। तो भारत को अभी ये सब चीजें आना बाकी है। भारत अभी बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर बन रहा है, तो मेन उसके पास जो सॉफ्टवेयर है या कंप्यूट है वो आना भी बाकी है। अब समिट की सफलता के नंबर्स देखिए। 2,50,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड डेलीगेट्स हुए हैं। तो एक तरह से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है, जिसमें कि 24 घंटे में सबसे ज्यादा एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेजेस करीब 2.5 लाख से ऊपर हुए। और इसके साथ ही ओपन एआई ने टाटा ग्रुप के साथ मेजर पार्टनरशिप की घोषणा की है। उन्होंने पेपर साइन किए हैं, एग्रीमेंट साइन किए हैं। एंथ्रोपिक ने इन्फोसिस के साथ डील की और बेंगलुरु में नया ऑफिस खोला है। अडानी ने भी कुछ डील साइन की हैं। भारतीय कंपनियों ने 30 बिलियन और 105 बिलियन पैरामीटर के नए इंडिजिनस एलएलएम लॉन्च किए हैं। और भारत जेन परम 2 इसने 22 भारतीय भाषाओं में मल्टी मॉडल तैयार किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। 20 भाषाओं में एआई का एक नया मॉडल तैयार हुआ है। इसका यह असर है कि भारत अब सिर्फ बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, फुल स्टैक एआई लीडर बनने की राह पर है। ग्लोबल साउथ के देशों ने कहा है कि अब एआई का भविष्य सिर्फ वॉशिंगटन और बीजिंग में नहीं लिखा जाएगा, मतलब भारत में भी लिखा जाएगा। भारत भी एक अहम हिस्सा इसका बनता जा रहा है और बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स और वायरल पोस्ट ये इशारा करते हैं कि ये पीआर तो अच्छा है, लेकिन रियल इनोवेशन, सॉवरिन मॉडल्स, स्टार्टअप्स और डीप रिसर्च, इनमें अभी बहुत काम बाकी है, बहुत काम करना है भारत को। डेटा सेंटर्स में सिर्फ लिमिटेड हाई स्किल जॉब्स बनेंगे। ये सब कह रहे हैं कि एआई आने से बहुत सारे जॉब्स कम भी होंगे। बाकी अनस्किल्ड लेबर्स को ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि उनके लिए बहुत लिमिटेड स्पेस है इसमें। विदेशी लीडर्स, कंपनियों और टेक जायंट्स ने भी उत्साहजनक प्रतिक्रियाएं दी हैं एआई के नए स्वरूप को लेकर। ओपन एआई के सैम अल्टमैन ने कहा है कि भारत के पास एक पूर्ण स्टैक एआई लीडर बनने के लिए सभी गुण मौजूद हैं। ये दुनिया में एआई के लिए सबसे बड़े बाजारों में से एक होगा और भारत का बहुत अधिक प्रभाव भी होगा, उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। The energy here, the excitement of builders with AI in India for the entire stack is amazing to see. One of the highlights was I got to speak at IIT Delhi today, and the energy from students, the deep understanding of what they can now build and what they can now accomplish, and their ambition and creativity is incredible. Leaders throughout India and around the world really see what's happening here. This is already our second largest market, and it's growing incredibly fast. So I think there's something very special, and it was great to see PM Modi's leadership around bringing us to the next level. गूगल के सुंदर पिचाई, जो कि पिछली बार आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं जब भी आता हूं तो मुझे कुछ नया दिखता है भारत में। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि भारत के पास एआई के साथ एक असाधारण प्रक्षेप वक्र, एक ट्रेजेक्टरी तरह की है, जिसमें कि वो बहुत सारी चीजें आती हैं। गूगल की भारत के लिए एक पूर्ण प्रतिबद्धता है और मैं इतना उत्साहित कभी नहीं रहा जितना कि इस बार रहा हूं, क्योंकि हर बार नया देखते हैं वो। एंथ्रोपिक के डारियो अमेदेई, उनके मुताबिक भारत दुनिया के उन कुछ स्थानों में से एक है जहां
उन्हें आश्चर्य है क्या 20 या 25% विकास हो सकता है? मतलब जब सिंगल डिजिट में हो रहा है तो यार डबल डिजिट से भी ज्यादा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे कि बिल्ड करने की एनर्जी कहीं और नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने ग्लोबल साउथ की आवाज को पूरा सपोर्ट किया है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने ह्यूमैनिटी फर्स्ट ये अप्रोच की तारीफ भी की है। तो लीडर्स ने सब तरह से इसको काफी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, उनको बहुत आशाएं हैं, वो इसको एनकरेज कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, आगे फ्यूचर भी देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों सब्स्टिट्यूट ऑफिसेज वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। कई अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां अब चाइना +1 स्ट्रैटेजी अपना रही हैं। चीन में उनकी जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, टैलेंट पोचिंग है, डेटा स्क्रूटनी इश्यूज है, इसकी वजह से वो चीन छोड़ना चाहते हैं। तो चीन के अलावा एक और कोई डेटा सेंटर हो जाए तो दूसरा भारत हो जाएगा। भारत में पहले से ही 1600 से ज्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसीज चल रहे हैं। जीसीसीज ये वो ऑफिस होते हैं जहां विदेशी कंपनियां अपना काम भारत में करवाती हैं। मतलब मेन हेड ऑफिस कहीं और होगा और यहां पे जीसीसी होगा उसका। अब ये सारे जीसीसी धीरे धीरे एआई फर्स्ट बन रहे हैं, यानी इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पूरा फोकस किया जा रहा है। इनमें बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और गुरुग्राम जैसे शहरों में विदेशी कंपनियां लगातार नए नए एआई रिसर्च लैब्स और बड़े बड़े ऑफिस खोल रही है। तो जैसा हम चाहते थे कि ये रिसर्च लैब्स आए, वो इसकी शुरुआत हो गई है कई जगह पे। इन ऑफिसों को भारत में खोलने के कई मजबूत कारण हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें उनको मिलती है। सबसे पहले तो टाइम जोन का फायदा है। भारत का समय अमेरिका के साथ काफी मैच करता है, एग्जैक्टली दिन और रात। इसलिए दोनों देशों के कर्मचारी दिन में आसानी से एक साथ काम कर सकते हैं, रात में भी कर लेते हैं। दूसरा प्रमुख कारण है स्वदेशी एआई यानी सॉवरिन एआई की जरूरत। मतलब ऐसे एआई मॉडल जो सिर्फ भारतीय भाषाओं, भारत की जितनी भाषाएं हैं और इसके साथ साथ हमारी संस्कृति और भारतीय लोगों के डेटा पर ट्रेन किए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तीसरा, यहां जमीन सस्ती मिलती है, बहुत मिल जाएगी उनको। इसके अलावा कई राज्यों में बिजली पर अच्छी सब्सिडी भी दी जाती है। और सबसे बड़ा फायदा जो आज हमें नजर आ रहा है कि भारत की युवा आबादी, भारत में युवा हैं जो कि एआई को अपनाने के लिए बेचैन है, बैठे हुए हैं। 2030 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा वर्कफोर्स वाला देश बन जाएगा, क्योंकि वहां पे युवा वर्कफोर्स बहुत ज्यादा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये सब्स्टिट्यूट ऑफिसेज नहीं बल्कि डिपेंडेंसी ट्रैप है। देखिए, हर चीज के प्रोज और कॉन्स होते हैं। तो जो लोग नेगेटिव सोच रहे हैं उनका एक अलग तरह से सोचना है। भारत जो है जमीन देगा, बिजली देगा, पानी देगा, लेकिन असली कंट्रोल और सारा मुनाफा विदेशी कंपनियां ही रखेंगी। तो क्या ये सही बात है? लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि भारत में वो सब चीजें भी आएंगी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में आती हैं। दोस्तों, हम अब आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, सबसे ज्यादा विवाद के विषय पर, पानी। असल में पानी टेक कंपनियों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसकी वजह है कि डेटा सेंटर में हजारों लाखों सर्वर और खासकर एआई के जीपीयू चिप्स ये 24 घंटे चलते हैं। ये चिप्स बहुत तेजी से गर्म हो जाते हैं, मतलब लगातार अगर चल रहे हैं तो बहुत तेजी से गर्म भी होंगे। एआई मॉडल ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस के दौरान हीट जनरेशन इतना ज्यादा होता है कि अगर कूलिंग ना हो तो सर्वर डैमेज हो सकता है, उसका खतरा रहता है, या परफॉर्मेंस गिर सकती है। तो इसलिए पानी की बहुत जरूरत होती है। अगर लगातार 24 घंटे अगर सर्वर चल रहा है तो उसको कूल करने की बहुत जरूरत होती है। तो सबसे आम तरीका जो है वो इवोपरेटिव कूलिंग, स्वयं कूलर जैसा सिस्टम लगाना होता है, जो गर्म हवा को पानी से भिगोकर ठंडी हवा बनाई जाती है। इसमें पानी इवेपोरेट हो जाता है और जो गर्मी है वो हवा में चली जाती है। करीब 80% पानी इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में खो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है उसमें 80% पानी जो है वो उसका लॉस होता है। सिर्फ 20% वेस्ट वाटर के रूप में वापस आता है। इसलिए कंज्यूम्ड वाटर कहलाता है। मतलब आपने 100 पानी दिया है तो उसमें 80% चला जाएगा, 20% रह जाएगा। लोकल वाटर साइकिल से परमानेंटली निकल जाना ही एक प्रमुख इसका कारण है। गर्म जलवायु वाले देशों जैसे भारत में कूलिंग की जरूरत और ज्यादा होती है, क्योंकि यहां बहुत गर्मी होती है। इनडायरेक्ट वाटर यूज भी होता है। डेटा सेंटर्स के लिए बिजली बनाने में भी पानी लगता है। तो आप देख लीजिए कि ऐसा नहीं है कि एआई के सेटअप के लिए बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक एकदम आए और लगा लिया। पानी सबसे अहम रखता है। सवाल उठता है कि एक टेक कंपनी का डेटा सेंटर कितना पानी इस्तेमाल करता है। अगर आप इसके बारे में जानकारी हम जो दे रहे हैं, अगर आप इसको ठीक से समझें तो आपको बहुत आश्चर्य होगा।
एक औसत 100 मेगावाट का डेटा सेंटर रोजाना लगभग 20 लाख लीटर 2 मिलियन लीटर्स पानी इस्तेमाल करता है। 20 लाख लीटर, आप समझिए कितना पानी है। ये करीब 6500 अमेरिकी घरों को रोजाना पानी के बराबर है। बड़े हाइपर स्केल डेटा सेंटर जो एआई के लिए बन रहे हैं, रोजाना 1.8 करोड़ लीटर तक, मतलब 5 बिलियन गैलन्स ये पानी पी सकते हैं। इतना पानी एक 10,000 से 50,000 लोगों वाले छोटे शहर के पूरे दिन के बराबर है। मतलब आप सोच लिए कि एक शहर का पूरा पानी ही पी जाएगा डेटा सेंटर। गूगल ने 2023 में अपने पूरे विश्व के डेटा सेंटर्स के लिए 6.1 बिलियन गैलन्स, मतलब करीब 230 करोड़ लीटर पानी का इस्तेमाल किया। ये जो पिछली बार के आंकड़े आए हैं, पिछले साल से ये 17% ज्यादा है। एक सिंगल गूगल डेटा सेंटर जो आयोवा का काउंसिल ब्लफ है, इसने 2024 में 1 बिलियन गैलन, मतलब 38 करोड़ लीटर पानी यूज किया। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी पानी खपत है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजन, सबकी पानी की खपत एआई बूम के साथ तेजी से बढ़ रही है। तो अगर इतने सारे सेंटर्स आ जाएंगे तो उनको सबको कितना करोड़ों लीटर पानी मुहैया कराना पड़ेगा। भारत के टॉप डेटा सेंटर हब जो है वो हैदराबाद में है, पुणे में है, बेंगलुरु, चेन्नई, विशाखापट्टनम में बन रहे हैं और सब हाई वाटर स्ट्रेस जोन्स हैं। हैदराबाद में अगले 2 साल में रोजाना 909 मिलियन लीटर पानी की कमी आने वाली है। पुणे में तो पिछले साल पानी की कमी पर बड़े प्रोटेस्ट भी हुए, बेंगलोर में भी ऐसे हालात देखे गए। अब कंपनियां कह रही हैं कि हम वाटर पॉजिटिव हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, क्लोज्ड लूप कूलिंग, ये सब कर रहे हैं। Water is totally fake. It used to be true. We used to do evaporative cooling in data centers, but now that we don't do that, you see these like things on the internet where don't use ChatGPT. It's 17 gallons of water for each query or whatever. This is completely untrue, totally insane. No connection to reality. What is fair though is the energy consumption, not per query, but in total, because the world is now using so much AI, is real, and we need to move towards nuclear or wind and solar very quickly. बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, उसने 2024 में कुछ नए डिजाइन्स में जीरो वाटर इवोपरेशन कूलिंग शुरू किया है। तो उन्होंने एक थोड़ी सी एक एक्सपेरिमेंट की, R&D की है और ये कोशिश की कि वाटर इवोपरेशन में 80% वाटर जाए ना। लेकिन एक्सपर्ट्स और लोकल कम्युनिटी चिंतित है। अभी कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है जो कि डेटा सेंटर्स को वाटर यूसेज रिपोर्ट करने और उसको लिमिट करने के लिए मजबूर करे, कोई लिमिटेशन फिक्स करे, ऐसा अभी कोई नहीं है। सिर्फ 5 राज्यों में सस्टेनेबिलिटी का जिक्र है कि जहां पर कि सस्टेनेबल कितना है पानी के लिए, वो उसकी बात की जा रही है। कुछ डेटा सेंटर ज्यादातर समुद्र के किनारे बन रहे हैं, इसलिए जो सवाल उठा रहे हैं कि उनका इशारा पानी की तरफ है, तो वो कुछ हद तक सही भी है। पश्चिमी देश अपने देश में पानी बचाना चाहते हैं, इसलिए इंडिया को चुना जा रहा है, ऐसा कई कमेंट्स में लिखा है। डेटा सेंटर्स पॉल्यूशन और पानी की कमी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी भारत में। लेकिन ये सब बात सही नहीं है। भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, प्रायद्वीप है। भारत में पानी की प्रचुर मात्रा है, तो क्या सी वाटर यूज में आएगा, किया जा सकता है, इस पर विचार चल रहा है। दोस्तों, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 ने भारत को ग्लोबल स्टेज पर एक मजबूती से खड़ा किया है, एक मजबूत प्लेटफॉर्म दिया है। टैलेंट है, मार्केट पॉलिसीज है, जियो पॉलिटिक्स है, ये सब कुछ हमारे फेवर में है। लेकिन पानी को लेकर एक जरूरी चेतावनी जारी की जा रही है, बार बार इसकी बात की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन रहा है, लेकिन अगर हम सिर्फ लैंड पावर वाटर प्रोवाइडर बनकर रह गए और एआई की असली ऑनरशिप, सॉवरेन मॉडल्स हैं, डीप रिसर्च है, स्टार्टअप्स हैं, अगर ये भारत के पास नहीं आया तो मौका हाथ से निकल सकता है। और भारत ऐसा नहीं होने देगा। भारत अपनी पूरी तैयारी में है। भारत के पास इसको संभालने की सब तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर है। सरकार और भारतीय कंपनियां कह रही हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है। टैलेंट डेवलपमेंट, इंडिजिनियस इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी पर पूरा फोकस है। तो भारत इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगा। भारत में इसको लेकर काफी अवेयरनेस भी है। 2030 तक भारत एआई सुपर पावर बन सकता है, लेकिन तभी जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इनोवेशन, एथिक्स और रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी को भी बराबर हासिल करें, उसका दोहन करें। पानी, बिजली, टैलेंट सब बैलेंस में होना चाहिए, तभी भारत की जो एआई की जो ग्रोथ है वो का कहलाएगी।
दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें जरूर लिख भेजिए। क्या भारत सिर्फ डेटा सेंटर हब बनकर रह जाएगा या फुल स्टैक एआई लीडर बनेगा? पानी का मुद्दा कितना गंभीर है, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? और भारत में शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन क्या आपका सोचना है कि किस तरह से इसको लिया जाए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ सके, हमें हौसला मिल सके। अगली रियल स्टोरी मिस ना करें, क्योंकि हम नए नए मुद्दे उन पर चर्चा करेंगे। इसलिए हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।